हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल और साथ में हार्मोनल कंट्रोल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो टेस्टिस हैं उनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं वो मेन साइट है किसके सिंथेसिस का, स्पर्म के सिंथेसिस का। तो हम जो ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर उसको एनलार्ज करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें है, अगर हम ट्यूब्यूल को बनाएं तो ट्यूब्यूल आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी आपका ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था इसमें जैसे ये सेप्टा प्रेजेंट थे और हर सेप्टा में जैसे ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी। इसको अगर हम कट करके देखें तो उसमें ऐसे ल्यूमन होगा, यहाँ पर क्या होंगी सेल, तो यहाँ पे सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होती है, साथ में जर्मिनल एपिथेलियम भी होती है। तो हम वो वाला स्ट्रक्चर अभी बना रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है हम ऐसे ल्यूमन मान लें और हम इसके हाफ इसमें ड्रॉ करेंगे इसको। बाहर फिर वाला रीजन कैसे मानेंगे, जो सेल से बाहर वाला रीजन है। तो ये ट्यूब्यूल के अंदर रीजन है, ये ट्यूब्यूल का ल्यूमन है, ये उसके बाहर का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर दो ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है वो प्रेजेंट है। जैसे ये टेस्टिस के अंदर ये सेप्टा, यहाँ पर ये ट्यूब्यूल। तो हमने इस ट्यूब्यूल को ऐसे कट करके ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है और ये जो स्ट्रक्चर है इसके बीच का जो स्पेस प्रेजेंट है वो है। तो यहाँ पर तो कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, आपकी लीडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह सिक्रीट करती है, और यहाँ पर सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है, साथ में जर्मिनल एपिथेलियम होता है। थोड़ा सा हमने आपके ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो ये ल्यूमन वाला पार्ट है। तो ल्यूमन में क्या सिंथेसाइज होंगे, स्पर्म, और फिर ये स्पर्म कलेक्ट होते हुए रेटिटेसिस के थ्रू होते हुए एपिडिडमिस के थ्रू होते हुए कहाँ पर जाते हैं, वास रेफरेंस में, फिर यूरेथ्रा में। तो आप इसको थोड़ा सा समझ के ही बनाएं डायग्राम को, कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हम डायग्राम बनाते हैं तो उसके जो सेंटर में आपको राउंड स्ट्रक्चर शो होता है डायग्राम, उसका ल्यूमन है, उसके सराउंडिंग में जो ट्यूब है उसका स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो स्पेस है, जो ट्यूब है उनके बीच का जो स्पेस है वो प्रेजेंट है। तो सर्टोली सेल जो है उसको नर्स सेल भी बोला जाता है। नर्स सेल से आप समझ सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। हमने ये इनमें गैप थोड़ा ज़्यादा शो किया है। जैसे मान लो ये एक सर्टोली सेल है पूरा, ये भी एक सर्टोली सेल है, ये भी सर्टोली सेल है, ये हमने गैप ज़्यादा शो किया, कम होता है काफ़ी। हमने अपने जो गैमेटोसाइट है उनको शो करने के लिए डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा इसको शो किया। यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले है कि जो टेस्टिस होते हैं उनमें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं वो ब्लड टेस्टिस बैरियर के साथ होती हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ब्लड वेसल्स फ्लो हो रही होंगी, ऐसे यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगे जिनके थ्रू ब्लड आ रहा होगा। अब हमने इसको ऐसे कट किया है तो हमें तो सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो ब्लड वेसल्स भी ऐसे दिखाई देंगी। तो उसमें कोशिश क्या की जाती है कि ये जो ब्लड है ये डायरेक्ट किसके कॉन्टैक्ट में ना आए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोगोनिया सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पर कॉन्टैक्ट में ये ना आए। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, टाइट जंक्शंस जिनको बोला जाता है, सर्टोली सेल्स के बीच में आप मान सकते हैं। इनका फंक्शन होता है एक बैरियर प्रोवाइड करना, किसका, जो भी आपका ब्लड है उसको कांटेक्ट में ना आने देने के लिए। ये वाला जो लेयर है आप इसको मान सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम टाइप की लेयर है, और इससे नीचे ही ऐसे बेसमेंट लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये हो जाएगी बेसमेंट लेयर, और इससे ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम वाली लेयर प्रेजेंट होगी, फिर उससे ऊपर ये पूरे आपके स्पर्म सिंथेसिस शुरू होगी। तो यहाँ पे मान लो जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर में क्या होगा, ऐसे आपके स्पर्मेटोगोनिया होंगे, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया कैसी सेल है, जो आपकी प्राइमरी टाइप की सेल है स्पर्मेटोगोनिया की हम बात करें तो, जिनमें माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, डिवीजन होता है। मतलब यहाँ पे जर्म सेल थी जो माइग्रेट करके आई थी किडनी से, किडनी के आसपास वाले रीजन से माइग्रेट करके आती है इन्फेंट स्टेज में ही। तो यहाँ पर भी क्या करती है, डिवाइड करती है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं। इनसे ऊपर कहीं पर ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उनसे पहले प्रेजेंट नहीं होता। ये हमने बताया भी था कैसे पुराने वाला बैरियर डिस्ट्रॉय होता रहता है, नया बैरियर बनता रहता है। इस बैरियर की वजह से जो भी आपका ब्लड है या उससे रिलेटेड जो भी ड्रग वगैरह उसको आगे मतलब इसको फिल्टर करके आगे नहीं जा सकते। तो इसमें ये जो बैरियर होगा इसकी वजह से इनके यहाँ पर क्या नहीं होता, एंट्री नहीं हो सकती, तो बैरियर टाइम टू टाइम क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। अब इनमें माइटोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, आपके स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसके थ्रू बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू ही बनते हैं।
माइटोसिस का प्रोसेस होगा, क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, मियोसिस फर्स्ट, और उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बनते हैं ये मियोसिस सेकंड का पार्ट है, और फिर उसके बाद क्या बनते हैं आपके स्पर्मोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ। तो हम इस पूरे डायग्राम को अब समझेंगे कि कैसे आपके स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। इस डायग्राम में सिर्फ आपको लोकेशन समझनी है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर ये लीडिंग सेल, आपकी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनने शुरू होंगे और ल्यूमन में फाइनल में जाके क्या बन जाएंगे, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगी। हम समझिए कैसे ये सिंथेसाइज होते हैं, ब्रिज वगैरह कैसे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले है टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल और जर्मिनल एपिथेलियम है। उस जर्मिनल एपिथेलियम में अब क्या शुरू होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा। तो हम ये एक सर्टोली सेल यहाँ पर शो कर देते हैं और यहाँ पर अब क्या बनने शुरू होंगे, आपके स्पर्मेटोगोनिया बनने शुरू होंगे। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल वे में समझिए कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनियल सेल है। हम कोई एक सेल मान लेते हैं, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। इसमें माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होगा, तो इसमें 2 सेल बन गई। माइटोसिस में आपको पता है एक सेल से कितने सेल बनती हैं, 2 सेल। ये दोनों सेल जब बनती हैं तो इनमें हमेशा, जैसे जब इनमें डिवीजन होता है तो इनमें क्या बनता है, ज्वाइंट रहते हैं आपस में, इनमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता। साइटोकाइनेसिस में क्या नहीं होता, पूरा नहीं होता, तो उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। मतलब स्पर्मेटोगोनिया, जितने भी स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर होंगे जर्म सेल में, वो नए नए बनते रहते हैं रोज, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, तो एक से कितने बन गए, 2। अब इससे आगे फर्दर कितने बन सकते हैं, मियोसिस की बात करें तो फर्दर 4 बन सकते हैं। तो आप जब भी बुक वगैरह में पढ़ेंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो आप इसको ऐसे याद रखें कि शुरू में जो स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी फॉर्म में जो बनते हैं, वो माइटोसिस का प्रोडक्ट होते हैं। तो माइटोसिस का प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें हैप्लॉइडी कितनी होती है आपकी, 2n फॉर्म में ही होते हैं। अब ये किस फॉर्म में चेंज होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होंगे तो क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो एक से कितने बनेंगे आपके, वैसे तो 4 बनते हैं, लेकिन जो मियोसिस का फर्स्ट, उसमें तो कितने बनते हैं, 2 ही बनेंगे शुरू में। तो आप इसको ऐसे याद रखें, मान लो इसका न्यूक्लियाई हम थोड़ा रेड कलर से शो कर देते हैं, इसका ब्लैक कलर से शो कर देते हैं। तो इसमें एक से ये 2 और फिर ये और फिर ये, सॉरी, ये ब्लैक और ये रेड, ऐसे फिर आगे और डिवाइड करेंगे। तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनमें ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्रेजेंट होता है हमेशा। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कभी आप माउंट एवरेस्ट या कहीं पर भी जो बड़ी पहाड़ी होती है उस पर जब चढ़ाई होती है, तो जब भी वहाँ पर लोग ऊपर चढ़ाई करते हैं सभी एक रस्सी से कनेक्ट होते हैं आपस में एक साथ। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो स्पर्म होते हैं, जब उनका जो स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू सिंथेसिस हो रहा होता है स्पर्म का, तो उनमें भी जो मूवमेंट होता है उसी की तरह होता है कि वो सब रस्सी से जैसे एक साथ बंधे होते हैं ना पहाड़ी की चारों तरफ, तो ये भी सर्टोली सेल के चारों तरफ एक साथ बंधे हुए हैं। तो सर्टोली सेल के चारों तरफ एक साथ बंधे होते हैं। एक तो क्या होता है कि इनमें एक्सचेंज होता है मैटेरियल, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में इनके मूवमेंट में भी क्या होती है, इनको हेल्प मिलती है। और इन्हें कहाँ पहुंचना है, लास्ट में ल्यूमन तक पहुंचना है। कि जैसे मान लो आप किसी भी माउंटेन की सबसे चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके साथ कोई पार्टनर होगा, वो भी आपके साथ एक रस्से से बंधा हुआ है। तो ऐसे ही सारे आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करके। अब इनमें क्या होगा, जैसे आगे इनमें डिफ्रेंशिएशन शुरू हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे आपका माइटोसिस के थ्रू मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे मियोसिस क्या हो गया, सेकंड। अब इसमें फर्दर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन शुरू होगा। तो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन के बाद से स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और किस में चेंज जाते हैं, स्पर्म में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये वाले पूरे पार्ट है, हम इसको सिर्फ एक को लेकर समझ सकते हैं, मान लो हमने 2 को ही लिया हुआ है ऐसे, बाकी सब में भी सेम ऐसे ही होगा। अब इनमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होना शुरू होगा, मतलब जैसे टेल वाला जो रीजन है वो बनना शुरू हो जाए इस टाइप से।
फिर ल्यूमन में जाके यहाँ तक भी सारे आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। फिर ल्यूमन में जाके ये सारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे इनमें डिफ्रेंशिएशन होता है सारा, जैसे इनका एक्रोजोमल रीजन बनेगा, टेल बनेगी, साथ में जो इनका नेक पीस रीजन है वो बनेगा, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे बनने शुरू होंगे। वो सारा प्रोसेस में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो आप सिंपल ये याद रखिए, आपकी जर्मिनल एपिथेलियम है, वहाँ से माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मोजेनेसिस के थ्रू क्या बने, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब खूब सारे स्पर्म, और ये सारे स्पर्म कहाँ पर इकट्ठे होंगे, ल्यूमन में। तो ये जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि नंबर काफी सारा प्रोड्यूस होता है। जैसे होता है ना कि एक मान लो सेल है, एक सेल से पहले माइटोसिस हुआ तो नंबर क्या होगा, पहले ही डबल हो गया। अब उस डबल से आगे जाके कितने बनेंगे, 4 तो नंबर ऐसे हमेशा क्या होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। कि मतलब आपकी एक सेल हमेशा प्रिकर्सर की फॉर्म में एग्जिस्ट रहती है, कि वो सप्लाई करती रहती है नए नए किनकी, स्पर्मेटोसाइट की। तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का सिग्निफिकेंस और साथ में इनका हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया, एक बार इसको फ्लो डायग्राम के थ्रू हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो आपकी प्राइमर जर्म सेल होती है उनके थ्रू क्या होता है, 2n जो आपकी माइग्रेट होती है इन्फेंट स्टेज में, योग साइक के थ्रू माइग्रेट होती है। स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जैसे जो भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था उसमें जो हम ऐसे स्ट्रक्चर मान सकते हैं, हमने लीडिंग सेल यहाँ पर बनाए, तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपकी जर्म सेल प्रेजेंट होंगी, प्राइमोडियल जर्म सेल। वो जर्म सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। तो अब स्पर्मेटोगोनिया जो है, हमने बोला था कि पहले खूब सारे डिवाइड करते हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है उनमें खूब सारा। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो बोलेंगे कि A1, A2, A3, A4 टाइप की सेल बनती है, लेकिन आप यही याद रखें कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, लेकिन बीच में काफ़ी सारे माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो हमेशा प्रिकर्सर है वो खूब सारे प्रेजेंट रहें। तो एक तरीके से आपके स्पर्मेटोगोनिया के लिए स्टेम सेल की तरह काम करती है, लगातार डिवाइड होती रहती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो फिर क्या होती है, उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है, सॉरी यहाँ पे 2n आएगा, मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या बनता है, नंबर क्या हो जाता है, हमेशा हाफ हो जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ, रिडक्शन डिवीजन हो गया, फिर उसके बाद इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। तो जैसे भाई एक सेल से मान लो आपकी शुरू में 2 सेल बनी, तो इनमें क्या रहेगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्रेजेंट रहेगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था। फिर एक सेल से कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई, इनमें भी क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्रेजेंट रहेगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट। एक सेल से कितनी सेल बन गई, 4 सेल। स्पर्मेटिड जो होंगे इनमें थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, लेकिन एक कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन आप नहीं मान सकते। और फिर उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, टेस्टोस्टेरोन के कंप्लीट इन्फ्लुएंस में किस में चेंज हो जाते हैं, ये स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। स्पर्म में भी चेंज होने से पहले कुछ टाइम तक इनमें आपका जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है वो प्रेजेंट होता है। तो हम जो बार बार साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की बात करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब स्पर्म की डेवलपमेंट हो रही होती है उसको काफ़ी सारे टाइप के प्रोटीन रिक्वायर होते हैं। तो जैसे हम कभी डिस्कस भी करते हैं कि मान लो आपके इस टाइप से सेल प्रेजेंट है, तो इस टाइप से सेल प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियाई है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की वजह से एक तरीके से ये माना जाएगा ना कि यहाँ पर जो भी प्रोटीन बने यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं, इसके प्रोटीन यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं, तो एक दूसरे को ये हेल्प कर सकते हैं एंजाइम्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए। तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, प्रॉपर होती है, और इनकी जो मैच्योरेशन होती है वो इजी वे में होती है। तो एक तरह से साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो इनके पास जो भी जीनोम का कंटेंट होगा, जैसे मान लो अभी आपके पास 4 क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, तो किसी में X क्रोमोसोम होगा, किसी में Y होगा, किसी में फिर X होगा, किसी में क्या हो सकता है, Y हो सकता है, किसी में XX भी प्रेजेंट हो सकता है। तो Y क्रोमोसोम जिसमें प्रेजेंट है उसमें X वाले जीन तो नहीं आ सकते, X वाले जीन क्या नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्या प्रोवाइड करता है, उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि जो भी उनको प्रोटीन या एंजाइम एक्सचेंज करने उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसके थ्रू क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब काफी सारे आपके स्पर्म, प्लूरल टर्म में इसको माना जाता है। नेक्स्ट है इसका हार्मोनल कंट्रोल। तो प्यूबर्टी के टाइम मेल में मेनली जब भी आपका GnRH है जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है पर्टिकुलर एज में, 13, 14, 12 ईयर्स की एज में। एंटीरियर जो लोब है पिट्यूटरी के उस पर एक्ट करता है, वहां पर 2 हार्मोन बनते हैं, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर काम करता है, लीडिंग सेल पर। लीडिंग सेल भाई जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे काफी सारे ट्यूब्यूल होंगी, इनके बीच में कहीं पर क्या प्रेजेंट होंगी, लीडिंग सेल प्रेजेंट होंगी, जो गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। तो लीडिंग सेल किसके इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन बनाती है,
LH के इन्फ्लुएंस में। LH कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब को कौन स्टिमुलेट करता है? हाइपोथैलेमस GnRH की फॉर्म में। ये कैसे बनता है? पर्टिकुलर ग्रोथ फेज के बाद। उधर जो FSH है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा कैसे? सर्टोली सेल पर काम करेगा। सर्टोली सेल क्या है? नर्स सेल है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो सर्टोली सेल आपके मेनली 3 टाइप के हार्मोन आप मान सकते हैं सिक्रीट करते हैं, इनहिबिन, मुलेरियन इनहिबिटिंग, और साथ में आपका होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो मुलेरियन इनहिबिन जो होता है, जो मुलेरियन को सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, वो क्या करता है कि जब इन्फेंट स्टेज में ग्रोथ हो रही होती है तो मुलेरियन डक्ट नहीं बनने देता। मुलेरियन डक्ट क्या बनाती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो उसको बनने में क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। तो मेल में तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, तो उसको क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा। इनहिबिन क्या करता है? हाई कंसंट्रेशन में जब भी होगा तो FSH के एक पर्टिकुलर लेवल को क्या करता है? इनहिबिट करता है कि एक पर्टिकुलर लेवल ही रिक्वायर्ड है सर्टोली सेल को FSH का, तो उससे ज्यादा अगर ये सिक्रीट होता है उसको वापस से क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म होता है, उसको इनहिबिट करना ये शुरू कर देता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है कि जो सर्टोली सेल प्रेजेंट है, जैसे सर्टोली सेल का मेन फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जैसे मान लो यहाँ पर ये सर्टोली सेल प्रेजेंट है, इनके ऊपर आपके जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो शुरू हो रखी है, तो ब्रिज की फॉर्म बना के ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तो इनको जो भी प्रोटीन बाइंड करना है, जो भी हार्मोन का जो रिक्वायरमेंट है टेस्टोस्टेरोन, वो कहाँ पर बनना है? लीडिंग सेल में, जो बाहर की तरफ है। तो टेस्टोस्टेरोन इनके पास तभी बाइंड कर सकता है जब इसके पास कोई बाइंडिंग प्रोटीन हो, कोई रिसेप्टर हो इसके पास बाइंड करने के लिए। तो वो रिसेप्टर कौन बनाती है? सर्टोली सेल। किसके इन्फ्लुएंस में? FSH की इन्फ्लुएंस। मतलब अगर सर्टोली सेल पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन किस पर काम नहीं कर सकता? सर्टोली सेल पर काम नहीं कर सकता, और वहां पर स्पर्म सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया मेनली स्पर्म सिंथेसिस के बारे में कि स्पर्मेटोजोआ कैसे बनते हैं, साथ में हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। इसमें जो मेन पॉइंट आप याद रखें, लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करती है? टेस्टोस्टेरोन, जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जो आपका स्पेस प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट होती है। साथ में जो FSH है वो सर्टोली सेल पर एक्ट करता है। सर्टोली सेल पर कैसे एक्ट करता है? सर्टोली सेल इनहिबिन सिक्रीट करेंगी, जो FSH को फीडबैक मैकेनिज्म से इनहिबिट करता है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद। साथ में जो मुलेरियन इनहिबिटिंग प्रोटीन होता है, सिंथेसिस जो भी होता है, वो क्या करता है कि जो मुलेरियन डक्ट है उसको इनहिबिट करना शुरू कर देता है, ताकि इन्फेंट स्टेज में मेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनने शुरू ना हो जाए। नेक्स्ट है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सर्टोली सेल में टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए रिसेप्टर नहीं है तो वो इससे बाइंड नहीं कर सकता, तो उसके बाइंडिंग के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। नेक्स्ट है मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि मेल में एक पर्टिकुलर एज के बाद कुछ चेंजेस अपीयर होना शुरू होते हैं। तो चेंजेस का मेन रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो। तो इसका मेनली एक्शन आपने देखा होगा कि जो 12, 13 या 14 एज के जो भी बॉयज होते हैं टीन एज में, उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी भारी होनी शुरू हो जाती है, जो वोकल कॉर्ड वाला रीजन जो होता है, तो एडम्स एप्पल जिसको बोला जाता है, तो उसकी वजह से उस पर एक्ट करते हैं तो आवाज़ थोड़ी डस्की सी हो जाती है, हैवी वॉइस हो जाती है। इसके अलावा जो प्यूबिक रीजन है वहाँ पर हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, आर्म पिट रीजन पर हेयर ग्रोथ हो जाती है, चेस्ट रीजन पर हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। इसके अलावा बॉडी थोड़ी मस्कुलाइन हो जाती है, मतलब मस्कुलेचर बढ़ जाता है, जो आपके आप मान सकते हैं मसल्स ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो अग्रेसिवनेस है, या आप मान सकते हैं कि जो एक रिबेलियस बिहेवियर है वो भी टीनेजर में देखा जाता है, तो उसका काफ़ी सारा रीजन किसको माना जाता है? टेस्टोस्टेरोन को भी माना जाता है। तो ये जो भी उसकी बॉडी में चेंजेस अपीयर होते हैं पर्टिकुलर मेल में, उनका मेन रीजन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। साथ में और भी काफ़ी सारे हार्मोनल कुछ चेंज होते हैं, जैसे आपके गोनाडोट्रोपिन एक्ट करता है, तो बाकी सारे रिसेप्टर पर भी ये काम करता है, लेकिन मेन फंक्शन किसका माना जाता है? टेस्टोस्टेरोन का। साथ में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा हो तो अग्रेशन के साथ ही माना जाता है और बाल्डनेस के साथ भी माना जाता है कि जो हेयर लाइंस है वो काफ़ी पीछे जाना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं, जो एनिमल्स की अगर हम बात करें ह्यूमंस के अलावा, काफ़ी सारे एनिमल्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है कि उनमें कुछ अलग से कैरेक्टर आने शुरू होते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो जो बियर्ड फॉर्मेशन है और जो दाढ़ी मूंछ आ जाती है, एक्चुअल में नेचर ने ऑर्नामेंट प्रोवाइड किए हैं, किसको? मेल को। इसी तरीके से काफ़ी सारे जो एनिमल, जैसे आपका लोइन है उसमें मैने प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी डेवलपमेंट ऐसे शुरू होती है। इसके अलावा कंगारू वगैरह में देखो तो उनके जो मसल्स बाइसेप्स होते हैं काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, तो वो भी इन्हीं हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है।
तो मेल में जो ऑर्नामेंटेशन है उसका रीजन भी यही हार्मोन है। तो उसमें जैसे आप उसमें देखें पिकॉक वगैरह में तो काफी सुंदर से उनके जो पंख होते हैं काफी सुंदर से बनने, जो टेल रीजन में पंख प्रेजेंट होते हैं काफी सुंदर बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब माना जाता है कि ये जो हार्मोनल चेंज है ये उनको एक्चुअली सेक्सुअल प्रोडक्टिव रेट को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टेरॉइड वगैरह लेता है पर्टिकुलर मस्कुलेचर को बढ़ाने के लिए तो एक लिमिट से ज़्यादा क्या हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, और उस कंडीशन में स्पर्म सिंथेसिस एकदम से क्या हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, साथ में जो उनका हार्मोनल कंट्रोल है वो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमेशा याद रखें इसमें कोई भी ऐसे डिवीजन नहीं होता कि कोई एक स्पर्म बने कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, जैसे हम किसमें पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि पोलर बॉडी बनेगी, सिर्फ एक ही सेल मेंटेन रहेगी। इसमें मियोसिस के थ्रू 1 से 4 सेल बनती हैं, लेकिन मियोसिस से पहले वो जितनी भी जर्म सेल हैं वो काफी बार डिवाइड करती हैं ताकि प्रिकर्सर क्या बने, खूब सारे बने रहे और बार बार सप्लाई होती रहे। इसीलिए मेल में स्पर्म की सिंथेसिस रोज होती है और थ्रू आउट लाइफ होती है, और फीमेल में जो ओवा है वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। अब आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है, तो इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के बाद थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन आप सिंपल समझना चाहते हैं, समझे कि सिर्फ एक स्पर्म जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं उसमें सिर्फ एक स्पर्म वो क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, और जब उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्रॉस करना होता है तो काफ़ी सारे वहाँ पर बैरियर प्रेजेंट होते हैं, इनमें आपस में कॉम्पिटिशन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइजेशन किस किस वे के थ्रू हो सकता है, साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।